हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को अध्याय एक समांतर श्रेणी का पहले प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 16 हल करके बताऊंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने इस प्रश्नावली से और भी प्रश्न हल करके बताए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस प्रश्न को देखते हैं कि कैसे हल होगा। प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी के चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे पद और 10वें पदों का योग 44 है। मतलब इसमें दो कंडीशन दिया है और दोनों कंडीशन में समांतर श्रेणी के दो पदों का योग दे दिया गया है। इसी से संबंधित सवाल हम लोग इसके पहले बनाए थे और इसमें भी देखिए समांतर श्रेणी प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिया गया है। प्रथम पद और सर्वांतर के बिना ये जो चौथा पद और 8वां पद इसमें दिया है ये हम नहीं याद कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद और सर्वांतर को हम मान लेंगे। प्रथम पद को A और सर्वांतर को D। तो माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, प्रथम पद को A मान सकते हैं, तथा सार्वंतर D है। सार्वंतर को D मान लेते हैं। अब चौथे पद और 8वें पदों का योग दिया है फर्स्ट कंडीशन में 24। तो प्रश्नानुसार चौथा पद और कौन सा पद है, 8वां पद, इन दोनों का योग, चौथा पद 8वां पद का योग कितना दिया है, 24। तो बराबर 24 आ जाएगा। चौथा पद जैसे कि nवां पद Tn होता है, उसी प्रकार से चौथा पद क्या हो जाएगा, T4, n की जगह 4। 8वां पद T8 हो जाएगा। तो ये 24। अब यहाँ पर हम Tn का जो फार्मूला है उससे हम T4 और T8 का मान निकाल लेंगे। सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इस प्रकार से होता है। तो T4 है तो A प्लस प्रथम पद A ही है और सर्वांतर यहाँ D मान लिए हैं। तो A प्लस n माइनस 1 की जगह आ जाएगा यहाँ 4 माइनस 1 और इंटू D प्लस T8 का मान निकालेंगे तो A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा यहाँ पर बराबर 24 की 24। तो देखिए T4 का मान है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D और T8 का मान है A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D। केवल n के जगह यहाँ 4 रखा जाएगा और यहाँ 8, बाकी प्रथम पद A और सर्वांतर D रखना है। इसके बाद इसको हल करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं A और A आपस में जुड़ के 2A हो जाएगा और ये 4 माइनस 1 3D हो गया। ये 8 माइनस 1 हो जाएगा 7D बराबर 24। उसके बाद ये 2A, ये D आपस में जुड़ जाएगा तो 10D बराबर 24। अब इसमें देख रहे हैं कि समीकरण के दोनों पक्ष में 2 कॉमन है, या दोनों पक्षों को अगर 2 से भाग कर दिया जाए तो 2 से भाग हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, भाग नहीं भी देंगे तो भी आंसर आ जाएगा और भाग दे देंगे तो ये जो पद है वो छोटा हो जाएगा। तो ये देखते हैं क्या होगा, 2A बटे A, 2A सभी बटे में 2 2 रखा जाएगा और 24 बटे 2, तो सभी के बटे में क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये आपस में कट जाएगा, 2 2, 2 एकम 2 पंचे, और ये भी 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4। मतलब यहाँ से मिल गया A प्लस 5D बराबर ये 12 की 12। तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक यहाँ पर हमको समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको यहीं रख देंगे और अगला जो कंडीशन है उसमें हम आ जाते हैं। अगला प्रतिबंध दिया है कि छठे और 10वें पदों का योग, मतलब छठवां पद और 10वां पद, इनका योग दे दिया है 44। तो छठवां पद फिर से इसी प्रकार से होगा T6,
टी 6 और 10वां पद हो जाएगा टी 10 बराबर 44। इसी फार्मूले के यहाँ भी रखेंगे, टी 6 में ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा और टी 10 का हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। ए का ए और 6 में से 1 घट के 5 डी, ये भी ए उतर जाएगा और 10 में से 1 घट के आ जाएगा 9 डी बराबर 44। ये ए और ए आपस में फिर से जुड़ जाएगा 2a और 5 और 9 आपस में जुड़ जाएगा तो 14d बराबर 44। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 कॉमन है, जैसे यहाँ पर भाग किए हैं 2 से दोनों पक्षों को, यहाँ पर भी भाग करेंगे तो वो कट जाएगा संख्या। तो फिर से क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों को भाग दे देंगे, फिर से सभी के बटे में 2 लिख देंगे, 44/2, सभी के बटे में 2 आ जाएगा। सभी के बटे में यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2a/2 14d/2 44/2। उसके बाद ये 2 कट जाएगा, a बच जाएगा यहाँ, 2 एकम 2 सत्ते 14 मतलब 7d और यहाँ 2 एकम 2 दूनी 4 2 दूनी 4 मतलब 22 आ गया। तो ये समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, जैसे कि इसके पहले सवाल को बनाए थे 13वां क्वेश्चन को। और विलोपन विधि से हल करने के बाद प्रथम पद a और सर्वांतर d का मान यहाँ से निकल जाएगा। सकते हैं समीकरण 1 और 2 यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ था और इन समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण को घटाएंगे जिससे a और a क्या है विलोपित हो जाएगा और d का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर 12 और a धन 7d बराबर 22। इन दोनों घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण उसका चिन्ह बदल जाता है, तो सभी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और ये a और a कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 7 घटेगा तो -2d हो जाएगा और 12 में से 22 घटेगा तो ये कितना मिल जाएगा, ऋण 10। हमको d का मान चाहिए तो ये ऋण 10/2 हो जाएगा, ये ऋण 2 इसके बटे में आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो कटा सकते हैं, 2 एकम 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा d का मान 5। तो d का मान हमको प्राप्त हो गया है। इस d के मान को किसी भी एक समीकरण में रख के a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा a प्लस 5d बराबर 12, ये देख सकते हैं समीकरण 1। और इस समीकरण में d के जगह 5 रख देंगे तो a प्लस 5 और d के जगह भी 5, तो 5 गुणित 5 बराबर 12, तो a प्लस हो जाएगा ये 25 बराबर 12। अब उसके बाद हम 25 को पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर 12 ऋण 25, तो a बराबर यहाँ से 12 में से 25 घट जाएगा तो ऋण 13 मिल जाएगा। तो a का मान कितना प्राप्त हो गया, ऋण 13। तो a और d दोनों का मान निकल चुका है। इसके बाद प्रश्न में बोला है इस श्रेणी के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए बोला है। तो इस श्रेणी के पहले 3 पद ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है उसका हम प्रयोग करेंगे। व्यापक पद क्या होता है, इसको मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, फर्स्ट जो वीडियो है इस चैप्टर का, उसमें अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसको देख सकते हैं। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, पहला हो जाएगा a प्लस d, a प्लस 2d, ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है। इसी क्रम में जो समांतर श्रेणी पद है वो व्यवस्थित रहता है। अगला पद हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस हिसाब से ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद बढ़ते क्रम में रहता है। इसमें हम मान रख देंगे, a का मान ऋण 13 है और a प्लस d मतलब ऋण 13 धन d के जगह 5 हो जाएगा, a के जगह फिर से ऋण 13 धन 2d है तो 2 गुणित d के जगह आ जाएगा 5, तो ये ऋण 13, ये आपस में घट जाएगा तो आ जाएगा -8,
ये ऋण 13 का 13 धन 2 पंचे 10 हो गया, तो ये ऋण 13 ऋण 8 और ये आपस में घट के हो जाएगा ऋण 3। तो ये क्या है, इस सवाल का आंसर है और इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हैं। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। बाकी भी जो प्रश्न है उसको भी इसी प्रकार से बनाना है। सभी प्रश्नों में समझना है कि क्या क्या दिया है और कैसे हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी प्रश्नों को भी आप बना के देखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को इसी प्रश्नावली का प्रश्न 17 को हल करके बता रहा हूँ। ये अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, पूछा है। मतलब 3 अंक की संख्या और ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो। तो इसके लिए हमको 3 से विभाज्यता का जो नियम है वो याद होना चाहिए। पिछले साल 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं और उससे छोटे कक्षाओं में भी विभाज्यता के नियम आप पढ़ चुके हैं। 3 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होता है जब दिए गए संख्याओं के जो अंकों का योग है वो भी अगर 3 से विभाजित होता है तब वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 441 3 से विभाजित होगा कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। इसके जो संख्याओं में जितने अंक हैं उसको हम जोड़ देंगे। 4 4 1 धन 1 बराबर 9 हो गया। अब जोड़ने पर जितना आया है ये 3 से विभाजित होना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं, 9 क्या है, 3 से विभाज्य है। इसलिए जो 441 है वो भी क्या है, 3 से विभाज्य होगा। तो ये है 3 से विभाज्यता का नियम। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 3 अंकों वाली संख्या लेना है। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से चालू होती है, 100 से। 100, 101, 102, 103, 104, 105, इस प्रकार से ये जाता है कहाँ तक, 999 तक। अब इसमें से हमको वही संख्या लेनी है जो 3 से विभाजित हो। तो 3 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या यहाँ पर देखेंगे, इसमें से कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से चेक कर लेंगे। 100 को आप देख सकते हैं, 100 में 3 अंक है और इनके अंकों का योग 1 होगा। 1 क्या है, 3 से विभाजित नहीं होगा, मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 101 में आप तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो 1 0 और 1 है, तीनों अंकों का योग 2 हो जाएगा। 2 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। 102 में आप देख सकते हैं कि 1 और 2 जोड़ के कितना आ रहा है, 3। तो जोड़ने पर 3 आ रहा है, 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये 102 जो है 3 से विभाज्य है। तो पहला संख्या क्या है, 102, जो 3 से विभाजित होगी। इसको जोड़ेंगे तो 104 आ जाएगा, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। 104 इसको जोड़ेंगे, इसके अंकों का योग तो 5 आएगा, 5 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। 105 है तो 105 के अंकों का योग 6 आएगा, 6 का भाग 3 से चला जाएगा, मतलब 105 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अगला कौन सा संख्या मिल गया हमको, 105। यहाँ पर क्या है, एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। 102 के बाद 103 आ गया। अगला और देख सकते हैं चेक करके, 106, 107, 108, इस प्रकार से संख्या हमको मिलेगी। तो 106 भी 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इनके अंकों का योग 7 है। 107 के अंकों का योग 8 है, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अगला कौन सा संख्या मिलेगा हमको, 108। तो अगला संख्या हो गया 108। तो देख रहे हैं कि सभी जो संख्या है वो 3 प्लस होते जा रहे हैं। 102 के बाद 105, फिर 108। तो ये एक समांतर श्रेणी के क्रम में व्यवस्थित हो रहा है। तो हम सीधा क्या करते हैं, इसका लास्ट वाला जो पद है 999, इसको अंतिम पद मान लेते हैं और देख सकते हैं ये एक समांतर श्रेणी बन गया। तो 3 अंकों वाली 3 से विभाजित जो संख्या हम प्राप्त किए हैं वो क्या है, एक समांतर श्रेणी बन गया है। अब इसमें हम समांतर श्रेणी का जो नियम है, जो सूत्र है, उसका यहाँ प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं प्रथम पद निकल जाएगा, a का मान 102, सार्वंतर d बराबर, सार्वंतर निकालने का तरीका है द्वितीय में से प्रथम पद को घटा देंगे तो 105 माइनस 102, ये आपस में घट के आ जाएगा 3। और अंतिम पद को बोला जाता है tn, क्योंकि इसके बाद 4 अंक वाली संख्या शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा अंतिम पद है। यहाँ पर ज्ञात करना है कितनी 3 अंक वाली कितनी संख्याएं पूछा, मतलब कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है हमको।
पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है। सूत्र हम लगा देंगे tn वाला, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ मान रख देते हैं, tn की जगह 999, a की जगह आ जाएगा 102, n का मान ज्ञात करना है और d का मान है 3। इसको आगे हल करेंगे, सेम उतर जाएगा, 999 बराबर 102 धन ये 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, दोनों से होगा 3n माइनस 3। 102 और 3 आपस में घट जाएगा, तो ये 999 बराबर 102 में 3 घटेगा तो 99 प्लस 3n। इसके बाद 99 की इधर पक्षांतर कर देंगे लेफ्ट तरफ, तो 999 ऋण 99 बराबर 3n। आगे क्या हो जाएगा, ये आपस में घट के 900 हो जाएगा बराबर 3n। हमको n का मान चाहिए, 3 पक्षांतर हो जाएगा तो बटे में आ जाएगा, इस बार कट जाएगा, 3 एकम 3 3 9 3 शून्यम 3 शून्यम, तो n का मान कितना आ गया 300। तो यहाँ पर 3 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं 300 होगी, उसकी संख्या कितनी होगी 300। तो इस प्रकार से आप बाकी सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरी सभी आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।